आज की वीडियो में गाइस हम लोग कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आजकल जो इंडिया से बाहर या कोई भी कंट्री से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए या सेटल होने के लिए, वो ये दो कंट्रीज को कंसिडरेशन में लेते हैं। अभी फिलहाल तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो मैं कंपेयर करके आप लोग को बताऊंगा कि दोनों में से कौन से कंट्री में जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं खाली आप लोग को बताऊंगा, मैं आप लोग को डेटा भी शेयर करूंगा पिछले कुछ सालों का, जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कौन से कंट्री में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कौन से पॉइंट्स के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज मैंने अराउंड 12 पॉइंट्स लिख रखे हैं, हाई प्रायोरिटी से लेकर लो प्रायोरिटी के पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो पहले हाई से शुरू करेंगे, देन धीरे धीरे लो प्रायोरिटी पॉइंट्स में मैं जाऊंगा। सो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डिसलाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया। अगर अच्छा लग रहा है, अच्छी वीडियो कर रहे हैं, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग पे रेट के बारे में बात करेंगे। पैसा कौन से कंट्री में आप लोग को ज़्यादा मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पे रेट है पर आवर का वो है $21.82 पर आवर। और ये तो मैं अभी का बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। बट मेरे जो फ्रेंड्स वहाँ पे काम करते हैं या फिर जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोग $23-24 पर आवर कमाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और कनाडा का जो मिनिमम वेज होता है $15.50 पर आवर। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स 15.50 के आसपास ही कमाते हैं, और कुछ लोग $16-17 के आसपास भी कमा लेते हैं, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि यार कैनेडियन डॉलर जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा ही फर्क है। मैं आप लोगों को कल ही का प्राइस बताता हूँ। 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 54.96 इंडियन रुपीज़ एंड 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 60.75 इंडियन रुपीज़। सो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, 5-6 रुपये का फ़र्क ही पड़ रहा है। और डॉलर डिफरेंस देख सकते हो पर आवर का कितना ज़्यादा है। सो अगर आप लोग पैसे को कंसिडरेशन में रख के बाहर आ रहे हो, बिकॉज 99% लोगों का फोकस पैसों पे ही होता है। सो मेरे हिसाब से आप लोग को ऑस्ट्रेलिया ना जाना चाहिए, ना कि कनाडा, बिकॉज ज़्यादा पैसा वहीं पे कमाओगे, पर आवर का रेट भी वहाँ पे ज़्यादा है। सो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसके बारे में, पे रेट के बारे में हम लोगों ने बात करी। नंबर 2 मैं बात करूँगा मोर बैकलॉग्स। अब इंडिया में जो स्टूडेंट्स बीटेक करके आते हैं ना, उनके कभी कभी बैकलॉग्स ज़्यादा आ जाते हैं। अब 4 साल जब पढ़ाई करते हो तो ऐसा भी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में बच्चे पास होते हैं। कुछ लोगों के 2 बैकलॉग 3 बैकलॉग होते हैं। और मैंने कुछ केसेस में तो मैंने 6-6 7-7 बैकलॉग के बारे में भी सुना है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 7 बैकलॉग्स हैं, ठीक है, बीटेक के ऊपर। तो जब आप लोग ऐसी फाइल कैनेडियन अथॉरिटीज़ को देते हो ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो आपको पहले ही शॉर्ट में रिजेक्ट कर देंगे। बिकॉज यहाँ पे बैकलॉग्स के साथ मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट को सुना नहीं है कि जो उसको वीज़ा मिला हो, कैनेडियन वीज़ा मिला हो, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ नहीं होती है। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ज़्यादा बैकलॉग के साथ भी मिल जाते हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिन्होंने कोई भी LA कॉलेज में पढ़ लिया इंडिया के अंदर, और फिर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फटफट उनका ऑस्ट्रेलियन वीज़ा लग भी जाता है। कम IELTS बैंड के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लग जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट कैनेडियन वीज़ा इतने इजीली नहीं लगता है। आप लोग को ज़्यादा IELTS का स्कोर चाहिए कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, और बैकलॉग भी बहुत कम चाहिए। 1-2 बैकलॉग है तो कंसिडरेशन में लिया जाता है। बट अगर 5-5, 6-6 बैकलॉग है तो मेरे को नहीं लगता आपको कैनेडियन वीज़ा मिलेगा। सो आपको पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए कैनेडियन वीज़ा में, सीधा का सीधा आप लोग को ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान करना चाहिए। सो बैकलॉग अगर ज़्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया जाओ, ना कि कनाडा आओ। नंबर 3 हम लोग बात करेंगे वीज़ा रिजेक्शंस के बारे में। अब वीज़ा रिजेक्शन का पिछले 2 साल का डेटा देखा जाए तो कनाडा नंबर 1 पोजीशन पे आता है, ठीक है। बिकॉज पिछले कुछ सालों से कनाडा सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है कंपेयर टू ऑल ओवर वर्ल्ड। जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ है, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन अगर होगा तो वो कनाडा ही कर रहा है। बिकॉज उनका क्या है कि अप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उनके पास, एंड अभी उनको लोगों की ज़रूरत है। तो अभी फिलहाल तो इतना ज़्यादा रिजेक्शन कर नहीं रहे हैं। सोचो अभी इतना रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनका रिजेक्शन रेशियो इतना ज़्यादा है। बट 2025 तक इनको इतने लोगों की ज़रूरत है, जैसे इन्होंने डेटा शेयर किया था। एक बार 2025 क्रॉस हो गया और लोगों की इनको ज़रूरत होनी कम हो गई, तो सोचो कितना ज़्यादा रिजेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कनाडा का तो ऐसी हालत है। बट अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन वीज़ा को कंपेयर करेंगे तो कनाडा रिजेक्शन रेशियो से बहुत कम है। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा रिजेक्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होता है। मैंने डेटा भी आप लोग को स्क्रीन पर दिखाता जाऊँगा ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीज़ें चल रही है। सो अगर वीज़ा रिजेक्ट नहीं करना है आप लोग को, तो आप लोग इस केस में भी ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर सकते हो, ना कि कनाडा को। जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा गाइस, वो होगा वेदर। अब वेदर का तो सबको ही पता है कि कनाडा में ठंडी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा में हर जगह पर ठंडी होती है, ठीक है। मैनिटोबा, सस्कैचुअन, एल्बर्टा, ऊपर के जो जगह है ना, ये सब जगहों पे ठंडी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिमिट में रहती है। जैसे -30, -40 का टेम्परेचर चला जाता है। सब लोग की बॉडी कंडीशंस उस हिसाब की नहीं होती है कि वो वैसी कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत लोग वापस चले जाते हैं।
सो मेक श्योर अगर आप कनाडा आने का भी टारगेट करते हो आप लोग वेदर को कंसिडरेशन में लेके, तो देखो कि कौन सी जगह आपके बॉडी को सूट करेगी। बिकॉज मैं अभी जहाँ पे हूँ यहाँ ये मैं विंडसर में हूँ अभी, ठीक है, और विंडसर बहुत नीचे के बॉर्डर्स में कहीं पे आके अमेरिकन बॉर्डर के पास आता है, ठीक है, टोरंटो, फिर विंडसर, फिर मिसिसागा, किचनर, ये सब इर्द गिर्द में ही आता है, ठीक है, ओंटारियो में नीचे के पार्ट्स में आता है। तो यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम लिमिट में ठंडी नहीं होती है। अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर -7 डिग्री है, धूप निकली है, फिर भी मेरे हाथ अभी बहुत फ्रीज हो गए। आपको लगेगा नहीं बट मुझे फील हो रहा है। सोचो यहाँ पे ऐसी हालत है तो मैनिटोबा में, सस्कैचुअन में कैसी हालत होगी, ठीक है। तो कनाडा में तो इस तरीके का सिचुएशन है। बट अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो टेम्परेचर भाई वहाँ पे अलग होता है। वहाँ पे आप लोग को इंडिया की याद आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज समर्स भी इंडिया से भी ख़राब होते हैं। सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में कितनी गर्मी होती है और इससे लोगों को कितना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हीट स्ट्रोक्स भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो वहाँ पे गर्मी काफ़ी रहती है और इतनी ठंडी नहीं रहती है। कनाडा के जितनी तो ठंडी 100% नहीं होती है, ठीक है। सो अगर क्लाइमेट के हिसाब से देखने जाओ, आपका बॉडी जो भी हिसाब से सूट करता है वैसे क्लाइमेट में आप लोग को जाना चाहिए, ठीक है। सो वेदर का तो इस हिसाब का चीज़ है, ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं है। वो आपको देखना है आपकी बॉडी कौन से क्लाइमेट में रह सकती है एंड इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। उसके बाद मैं बात करूंगा पीआर, जो सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज 90%, 100% ही ले लो, 90 भी नहीं, जो स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर निकलेंगे ना उनका सबका प्लान वही होता है कि पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिटीजन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हमको वापस इंडिया नहीं आना है भाई, हम तो वहाँ पे पढ़ाई करके वहीं रहना चाहते हैं। सबका दिमाग तो ऐसे ही काम करता है। बहुत ही चंद ऐसे लोग होंगे जो बाहर निकलेंगे, पढ़ाई करके वापस इंडिया चले जाएंगे और वहाँ पर जाके कुछ ग्रो करेंगे। सो पीआर के हिसाब से देखने जाओ तो अभी फिलहाल जो स्टैट्स दिखाते हैं वो कनाडा विनर है, ठीक है। बिकॉज कनाडा में पीआर होना बहुत इजी है। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है गाइज यहाँ पे, पीएनपी है एंड पीआर टू टीआर, और बहुत ज़्यादा मतलब रहते हैं यहाँ पे वेज पीआर होने के। सो मैं अगर पीआर के हिसाब से बात करूँ तो कनाडा में इजीली पीआर हो जाओगे। अगर 12th के बाद आते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज पॉइंट्स इतने ज़्यादा आपके अक्यूमुलेट नहीं होते हैं। बट अगर आप लोग बीटेक करके आते हो, 22, 23 की एज में आते हो तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें भी मास्टर डिग्री करते हो तो फटफट पीआर हो जाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। सो कनाडा का तो इस हिसाब का सीन है पीआर में। बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफिकल्ट है पीआर के सिचुएशन में देखने जाओ। आगे के जो पॉइंट्स थे, पे रेट, जॉब, ये सब चीज़ें, ठीक है, देखने जाओ तो पीआर कनाडा ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। बट जब एंड गोल आता है ना तो आपकी हालत हवा टाइट हो जाती है वहाँ पे। बिकॉज मेरा जो कज़न ब्रदर है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है एंड आई नो कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है पीआर लेने के लिए। वहाँ पे नहीं मिल रहा है, पीआर मिल ही नहीं रहा है। बिकॉज कैसा है ना कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया में गधा मजूरी करके पैसा पीआर नहीं कर सकते। यहाँ पे कनाडा में तो गधा मजूरी करोगे, कोई भी होटल के अंदर कुछ भी लेबर वर्क करोगे ना तो भी अगर मैनेजर आपको LMI देता है तो आप लोग पीआर हो जाते हो। बट ऑस्ट्रेलिया में इस हिसाब का नहीं है। आपने जो पढ़ाई करी है उसमें आप लोग को फील्ड जॉब चाहिए, और फील्ड जॉब एक बार लग जाती है अच्छे पोजीशन में, अच्छे पैकेज के साथ, देन आप लोग को पीआर मिलता है, ऑस्ट्रेलियन पीआर। सो थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई ऑस्ट्रेलियन पीआर का, तो थोड़ा सोच लेना वहाँ जाने से पहले। अगर आप लोग मेंटली रेडी हो, आप अपने फील्ड में एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो, तभी ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना, वरना कनाडा आ जाओ, पीआर तो हो ही जाओगे। 2025 तक तो पक्का हो जाओगे, उसके बाद का यहाँ पे भी पता नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब का सीन है। देन मैं 6th पॉइंट को कवर करूँगा जो है हमारा फीस एंड GIC। अगर मैं खाली फीस को कंसिडरेशन में लूँ तो ऑस्ट्रेलिया कॉस्टली है कंपेयर टू दैट ऑफ कनाडा। बट अगर मैं GIC को भी ऐड कर देता हूँ तो कनाडा क्रॉस कर देता है ऑस्ट्रेलिया को। बिकॉज मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आपको ना पता हो तो अगर आप स्टडी करने के लिए कनाडा आते हो तो आप लोग को 10,000 कैनेडियन डॉलर्स यहाँ की गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं पहले ही। यहाँ के कोई भी कैनेडियन बैंक में आप लोग को 10,000 डॉलर्स डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। क्यों कराने पड़ेंगे? बिकॉज जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो, शुरू के 1-2 महीने आपके पास जॉब नहीं होगी, ठीक ठाक आप सेट नहीं होंगे, तो यहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप लोग को इतना प्रॉब्लम ना आए, आप लोग रेंट पे कर सको, खाना खा सको, ये सब चीज़ें कर सको। तो इसीलिए वो GIC मांगते हैं आपसे। वो आप ही का पैसा है, आप ही के पास पूरा वापस आता है, ठीक है। वो कहीं आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो। बट शुरू में आप लोग को वो $10,000 दे देने पड़ते हैं। सो अगर आपका फाइनेंशियल इतना स्टेबिलिटी नहीं है तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को दर्जा दो भाई, बिकॉज यहाँ पे $10,000 के साथ आपको फीस भी पे करनी है। तो जब ये सब मिक्स होता है ना तो कैनेडियन का जो फ़ी एंड GIC होता है वो ज़्यादा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया से। सो इस हिसाब का सीन काज है। उसके बाद मैं बात करूँगा कार बाइंग का, ठीक है। अब ये इतना हाई प्रायोरिटी नहीं है, जो शुरू के पॉइंट्स मैंने कवर करे ये मैक्सिमम मेजॉरिटी लेवल पे प्रायोरिटी में आते थे। बट गाड़ी भी खरीदना इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज कोई कंट्री में जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि बसेस में पूरी ज़िंदगी घूमते रहेंगे, गाड़ी भी लेनी होती है सबको। गाड़ी के हिसाब से देखने जाए तो गाइज आप लोग को ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, ना कि कनाडा आना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे सबको पता है गाड़ी का रेट कितना ज़्यादा है, इंश्योरेंस कितना ज़्यादा है और कितना डिफिकल्ट है भी यहाँ पे गाड़ी खरीदना। बट अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी खरीदना बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कंपेयर करोगे यहाँ से, पैसा कमा के पर आवर आप लोग अच्छा खासा वहाँ पे गाड़ी खरीद सकते हो एंड उससे पैसा भी कमा सकते हो। एक और फ़ायदा भी है गाइस कनाडा मूव करने का, आप लोग दूसरे कंट्री में जा सकते हो।
अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पीछे दिख रहा है आप लोग को, ये डेट्रॉइट है, दिस इज़ USA। एंड वहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एम्बेसडर ब्रिज आप लोग को दिख रहा हो, तो ये पुराना वाला है, नया वाला अभी वो साइड पे बन रहा है, जो भी कुछ टाइम के अंदर, कुछ सालों के अंदर बन जाएगा। सो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 5 मिनट के अंदर अंदर US जा सकता हूँ अगर मेरे पास US का वीज़ा है तो। बट ऑस्ट्रेलिया अगर आप लोग जाओगे ना तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा आप लोगों को। वहाँ पे आजू बाजू में हर जगह पे पानी ही पानी है। सो अगर आप लोग को कोई और कंट्री में जाना है तो आप लोग को प्लेन पकड़ के जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे गाड़ी में बैठे बैठे 5 मिनट में US पहुँच जाऊँगा। सो फ्यूचर में जब भी मैं PR हो जाऊँ या मैं सिटीजन हो जाऊँ यहाँ पे, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं USA मूव भी हो सकता हूँ, वहाँ पर जॉब भी कर सकता हूँ। और एज़ वी ऑल नो US का जो इकोनॉमी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लेवल पर आता है। सो दिस इज़ वन एडवांटेज। बहुत लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। सो हम लोगों ने इसको भी कवर कर लिया। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है गाइज वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं लेवल देने जाऊँ तो ऑस्ट्रेलिया को मैं विनर मानूंगा कंपेयर टू दैट ऑफ कैनेडा। बिकॉज मैं सिडनी या मेलबर्न या ये सब कंपेयर करूँ ना तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ईजी है, सब है, बसेज है, मेट्रो है, हर चीज़ है। बट अगर मैं विंडसर को लूँ, जैसे कि सस्कैचुअन को ले लूँ, ये सब जगह को पकड़ूंगा ना तो ये सब गाँव है बेसिकली। मैं अभी गाँव में हूँ, विंडसर एक गाँव है। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा भी नहीं है, नहीं इतना बुरा भी नहीं है, बट कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा भी नहीं है। सो ट्रांसपोर्टेशन में तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया विनर आएगा। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है रेंट। अब यहाँ पे रेंट का क्या सिस्टम होता है ना गाइस, ये मुझे एक्चुअली कल ही पता लगा। बिकॉज मैं कल किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, मैंने बोला ये पॉइंट भी इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे जब भी कोई घर लेने जाते हो ना आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट पे करना होता है। एंड यहाँ पे जो रेंट का पेमेंट होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। बट ऑस्ट्रेलिया में जो रेंट का पेमेंट होता है वो वीकली बेसिस पे होता है। मतलब एवरी वीक ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है ना कि एवरी वीक फ्राइडे एंड सैटरडे मोस्टली पे आता है आप लोग का कंपनी से, जहाँ से भी काम करते हो तो एवरी वीक आप लोग को पे मिलता है। एंड एवरी वीक आप लोग को रेंट पे करना होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बट कैनेडा के अंदर एवरी मंथ रेंट पे करना होता है। सो ये भी एक डिफरेंस है कि इतना मैटर करता है वो आपके ऊपर है, बट ये एक डिफरेंस है जो मुझे लगा बताना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेसिज्म के बारे में, जो हमारा फाइनल टॉपिक रहेगा। नहीं, इसके बाद एक और टॉपिक है, बट रेसिज्म जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रायोरिटी वाइज देखने जाओ तो लास्ट टॉपिक है। रेसिज्म जो है गाइज वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ कैनेडा। यहाँ पे भी रेसिज्म होता है, मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हो, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो रखा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो अगर आप लोग बेयर कर सकते हो, इतना स्टेमिना है आप में, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों के बिहेवियर से, आपको फ़र्क तो सबको ही पड़ता है। बट अगर थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो तो जाना वहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा वीक और बहुत इमोशनल टाइप के कैरेक्टर हो ना तो रेसिज्म का फ़र्क आप लोग को दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में फ़ील होगा। बिकॉज काफ़ी बंदों के साथ बातचीत करता हूँ ना मैं, तो मेरे को पता लग जाता है कि वहाँ पे इतना सही एनवायरनमेंट है नहीं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कैनेडा। सो रेसिज्म के हिसाब से देखने जाओ तो कैनेडा विनर है ऑस्ट्रेलिया से। एंड देन लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है हमारा एरिया। अब एरिया के हिसाब से देखने जाओ तो ऑब्वियसली गाइज कैनेडा तो दुनिया में सेकंड लेवल पे आता है। ज़मीन के हिसाब से देखने जाओ तो इतना बड़ा फैला हुआ है, ठीक है, फार्म ही फार्म है यहाँ पे, खेती ही खेती, एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर हर जगह पे होता है। सो कैनेडा साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट मैं सोच रहा था इतने टॉपिक्स मैंने कवर कर ही दिए तो एंड में इसको भी मैं कंसिडरेशन में ले लेता हूँ ताकि आपको पता लगे अगर ना पता हो तो। सो ये था गाइस जो मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा को कंपेयर करते हुए, जो भी पॉइंट्स, जो भी मेजॉरिटी मेन पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आज के वीडियो में आप लोग को बता दिए। आशा करता हूँ आप लोग को यूज़फुल लगा हो वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। जो भी बंदे 12th पास कर रहे हैं, बीटेक पास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ जाना है, उनके कहीं हेल्प हो जाएगा, ठीक है। एंड कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।